हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार एंड जो भी जो बोलना चाहो बोल सकते हो। आज हम बात करने वाले किसके बारे में? अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में, कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, छोकरी मिलेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, सब के बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा, बस मुझे पता है कि समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो यार, तो अगर हम बात करें मैकेनिकल के सिलेबस के बारे में, सबसे बड़ी दिक्कत की मैकेनिकल ब्रांच अगर हम ले लेते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है भैया, क्या पढ़ना पड़ता है? आयुष कुछ तो बता दो थोड़ा सा। तो हम बात करने वाले अबाउट सिलेबस। बताओ क्या पढ़ना चाहिए हमें। देखो, क्या तुमने 11वीं कक्षा में फिजिक्स पढ़ी है? पढ़ी है? हाँ, तो बस वही पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही, वही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि तुमने सबसे पहले पढ़ा होगा क्या? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसके बाद पढ़ा होगा काइनेमेटिक्स। उसके बाद क्या पढ़ा होगा? फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। उसके बाद क्या पढ़ा होगा? उसके बाद पढ़ा होगा फ्रिक्शन। उसके बाद क्या पढ़ा होगा? रोटेशनल मोशन। उसके बाद क्या पढ़ा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो मैंने अभी इतने पार्ट्स गिनाए ना आपको, जैसे कि काइनेमेटिक्स, जैसे कि क्या, जैसे कि आपका हो गया एनएलएम। उसके बाद आपका क्या हो गया? उसके बाद आपका आ जाता है आई थिंक वर्क एंड एनर्जी। उसके बाद क्या आ जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद क्या क्या हो सकता है आपके पास? उसके बाद आपके पास हो सकता है रोटेशनल मोशन। इन सबको हम कंबाइन अप करते हैं किसमें? यही पढ़ना है, सेम एज इट इज, डिट्टो वही पढ़ना है जो आईआईटी के लिए पढ़ा है, वही पढ़ना है जो 11th क्लास में पढ़ा है, वही पढ़ना है। इन सबको हम कंबाइन अप करते टू कॉल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये सब आ जाता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि यार थोड़ा बहुत 11th से सिलेबस मिलता जुलता है। और बताऊं, इसके बाद क्या पढ़ा है आपने? इसके बाद क्या ये पढ़ा है क्या? बताओ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्या? एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, याद करो जल्दी से। कार्नोट साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गलती से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ दिया होगा आपने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़े होंगे, डेरिवेशंस करे होंगे, कार्नोट साइकिल पढ़ी होगी, इस टाइप से चीज पढ़ी ना आपने। तो ये क्या है आपका थर्मोडायनेमिक्स? पहले क्या था आपका? एक चैप्टर। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट। ओके, दिस विल बिकम अ सब्जेक्ट। इसके बाद क्या पढ़ा था? हीट ट्रांसफर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो थर्ड वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? हीट ट्रांसफर। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपके लिए एक सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? एक और है जिसका नाम तो सुना नहीं होगा, बट फिर भी बताता हूँ क्या ये। एक है थ्योरी ऑफ मशीन। ओके, थ्योरी ऑफ मशीन्स। इसमें आप किसके साथ डील करते हो? इसमें आप काइनेमेटिक चेंज के साथ डील करते हो। इसमें आप बैलेंसिंग, गायरोस्कोप वगैरह ये सब भी पढ़ लेते हो। इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। किसमें? एक होता है थ्योरी ऑफ मशीन एंड एक होता है डायनामिक्स ऑफ मशीन। तो इसको कभी कभार अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, जैसे कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो ये, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लोगे डायनामिक्स ऑफ मशीन। इस टाइप से इसका डिवीजन रहता है। सो आपको ये भी पढ़ना पड़ जाता है। ओके, उसके बाद फिफ्थ क्या हो सकता है आपके पास? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। वैसे ये नाम सुना सुना लग नहीं रहा है, बट ये आपने पढ़ा होता है। कहाँ पे? जब आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हो, जब आप यंग्स मॉड्यूलस को डिफाइन करते हो, जब आप शेयर मॉड्यूलस को डिफाइन करते हो, जब आप मटेरियल का ग्राफ देखते हो, इस टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखा होगा कभी ना कभी, तो है ना, देखा है ना, बिल्कुल देखा होगा। जब आप इस तरह की चीज ड्रॉ करते हो, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। आपको ये भी पढ़ना पड़ता है। और क्या क्या पढ़ना पड़ता है आयुष? बता रहा हूं भैया, सबर रखो, सबर रखो। सिक्स्थ आता है हमारे पास मटेरियल साइंस। ओके, मटेरियल साइंस थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको लगेगा केमिस्ट्री टाइप का है, बट पढ़ना पड़ता है, थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत। जैसे कि आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें क्या था? ब्रेविस लैटिस वगैरह। तो ये मटेरियल साइंस का फर्स्ट चैप्टर होता है। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स देखते हो, आप हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हो, जैसे कि एनालिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हो। तो मटेरियल साइंस भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट गेट वगैरह में इसका वेटेज इतना हाई नहीं है। ओके, ये सब्जेक्ट्स हो गए। और क्या क्या हो सकता है हमारे पास? मेजर पार्ट इसका रहता है प्रोडक्शन में। ओके, प्रोडक्शन, जिसमें आप किसके बारे में बात करते हो? आप मेटल फॉर्मिंग के बारे में बात करते हो, आप मेटल कटिंग के बारे में बात करते हो, आप वेल्डिंग के बारे में बात करते हो, आप कास्टिंग के बारे में बात करते हो। ये सब के सब एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर करते हैं। एंड तभी हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन जो है हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक चले ही जा रहा है। ठीक है, सो प्रोडक्शन हो जाता है हमारे पास एक प्रोडक्ट। और क्या क्या हो सकता है बताओ? प्रोडक्शन के बाद आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये थोड़ा नया टॉपिक रहेगा आपके लिए, जानता हूं मैं। सो एक और पढ़ना पड़ता है आपको, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, आई थिंक सारे हो गए। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा भैया। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स तो दादा है भैया, खतरनाक लंबा सब्जेक्ट है। अरे मजा आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में। जब आप प्रैक्टिकली एनालाइज करोगे सब्जेक्ट को तो मजा आएगा बिल्कुल। ओके, सो एक और हो जाएगा आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड इसके साथ साथ बोनस में हर सेमेस्टर के साथ आपके पास क्या आ जाता है? हर सेमेस्टर के साथ आपके पास जुड़ते जाता है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। ये तो कंपल्शन है ही कि हर सेमेस्टर में आपको इंग्लिश या फिर क्या पढ़ाएंगे? इकोनॉमिक्स। ये तो जुड़ जाता है, या फिर कभी कभार ह्यूमैनिटीज हो जाता है। इंग्लिश, इको और ह्यूमैनिटीज, ये भी जुड़ना पक्का ही है। ओके,
तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। और क्या क्या पढ़ना पड़ता है भैया? मैथ्स वगैरह नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भैया, पूरी 11वीं 12वीं सबकी मैथ्स जुड़ी रहती है इसमें, ठीक है। सो 10 सब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ये मेजर पोर्शन कंसिडर करता है। ये आपका पढ़ते हो, या पढ़ते हो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, या पढ़ते हो अपने सेकंड सेमेस्टर में, एंड ये आप पढ़ते हो अपने थर्ड सेमेस्टर में। उसके बाद बस, हाँ बिल्कुल बस। पर मैथ्स आसान पोर्शन है नहीं, खतरनाक रहता है, लोगों की बैक ऑन आती है अच्छी खासी, तो पढ़ लेना यार, अच्छा रहेगा। सो एक और रहता है आपके पास इंजीनियरिंग मैथ्स। ओके, अब अगर कोई मैकेनिकल वाला बंदा देख रहा है तो बता देना यार, कोई गलती से छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बिकॉज कभी कभार सब्जेक्ट के नाम याद नहीं रहते एंड आई थिंक कुछ छूटा नहीं है, बट फिर भी वाइब्रेशन इसमें जोड़ देना थ्योरी ऑफ मशीन्स में, एंड आई थिंक कुछ भी नहीं छूटा है। चलो, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये सब हमें पढ़ना पड़ता है। अब जो भी मैकेनिकल की ब्रांच लेना चाह रहा है, जो भी मैथमेटिक्स, TICS होगा ये, मैथमेटिशियन नहीं, मैथमेटिक्स। ओके, तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच लेना चाह रहा है, तो मैंने आपको बता दिया भैया आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ईयर तो वैसे सबके लिए कॉमन रहता है, उसमें तो आपको केमिकल भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको सिविल भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। एक और ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है जिसमें एक कंप्यूटर की लैंग्वेज आप सीखते हो, जिसको बोलते हैं हम CIM, CAD, इस तरह की लैंग्वेज आप सीखते हो इन प्रोडक्शन पार्ट। ओके, जिसमें हम कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, सो वो आ जाता है आपका प्रोडक्शन पार्ट में। बस भैया, इसके अलावा तो कुछ सिलेबस नहीं है। अब मुझे एक रीज़न जानना है, मुझे एक सिंपल सा रीज़न जानना है, अरे यार जब इतना कुछ मिलता है मैकेनिकल में, छोकरी क्यों नहीं मिलती है? बहुत बुरी बात है यार, छोकरी नहीं मिलती है। बस मैकेनिकल में ये दिक्कत है कि गर्ल्स पार्ट लेती नहीं है, एंड फिर बॉयज़ को अकेलापन लग जाता है। तो यार बता देना कमेंट में अगर किसी को पता हो कि गर्ल्स इसमें क्यों नहीं आती है। एंड इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज मैं आपको बताने वाला था कि मैकेनिकल में मिलता क्या क्या हमें एंड क्या क्या रहता है, नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, गेट वगैरह के एग्जामिनेशन देते हैं हम। सो उसके थ्रू आपको PSU मिल सकते हैं, जैसे कि BHEL, ONGC वगैरह, आपको इस तरह HPCL, इस तरह के आपको PSUs मिल सकते हैं, आप दे सकते हो। इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन, सो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, जहाँ पे आप सरकार के नीचे काम करते हो एकदम। ओके, और क्या क्या मिल सकता है हमें? अगर हम इसके बाद MBA करना चाहे, NIT मुंबई से आप MBA कर सकते हो, 16-17 लाख का पैकेज कंफर्म। तो यार मिल तो जाता है, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि कॉलेज में कंपनियाँ नहीं आ रही है। तो मैं आपको बता चुका हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, बाकी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन, सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।